नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशिश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार के 9 साल में विकास को नई रफ्तार। सीएम योगी बोले, अब किसान आत्महत्या नहीं करते, किसानों को कृषि सम्मान निधि मिल रही। लखनऊ में पंडित विकल्प पर सियासत तेज। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सवाल पर उठा विवाद। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर विरोध। सिद्धार्थ मिश्रा का पोस्टर, हाँ मैं हूं अवसरवादी। कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। 9 दिनों तक घरों में विराजेंगी मां दुर्गा। कल दुर्गा पूजा को लेकर होगी कलश की स्थापना। 27 मार्च को मनाई जाएगी रामनवमी। साध्वी निरंजन ज्योति बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष। पदभार संभालते ही सक्रिय हुई साध्वी निरंजन ज्योति। फतेहपुर से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को समय पर कराने पर दिया जोर। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम की मांगी जानकारी। कानपुर से लेकर आगरा तक के यात्रियों को बड़ा झटका। 2 अप्रैल से कुछ ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। कई ट्रेनों का बदला रूट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को नया आवास आवंटित हो गया है। बता दें कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आवास पंकज चौधरी को मिला। शिवपाल यादव के कार्यालय के पास स्थित है नया आवास। नवरात्रि में नए घर में शिफ्ट होंगे पंकज चौधरी। कपिल देव अग्रवाल को विभूति खंड में आवास नंबर 25 मिला। राज्य संपत्ति विभाग ने किया आवास आवंटन। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आवास पंकज चौधरी को मिला। कपिल देव अग्रवाल को विभूति खंड में आवास नंबर 25 मिला। राज्य संपत्ति विभाग ने किया आवास आवंटन। नई दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पदभार भी संभाल लिया। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनके अनुभव को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से ये रणनीतिक नियुक्ति की है। इसे चुनावी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पदभार संभालते ही सक्रिय हुई साध्वी निरंजन ज्योति। प्रयागराज से खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 160वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभावी नॉन एएफआर अंतिम निर्णय और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ ने इस पहल की शुरुआत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। अब तक केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों के निर्णयों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध था। नए अनुवादित निर्णय न्यायालय की वेबसाइट पर डिजिटल रूप से जनता के लिए उपलब्ध होंगे। मथुरा जनपद के थाना मगोरा क्षेत्र के गांव अहमद में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात से सनसनी फैल गई। यह मामले विवाद में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। एक कलयुगी बड़े भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही सगे छोटे भाई पर गड़ासे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान निरंजन पुत्र बुद्धिराम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 10 बजे निरंजन का अपने बड़े भाई मेघश्याम और भाभी दुर्गेश से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मेघश्याम और उसकी पत्नी ने निरंजन पर गड़ासे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। हमले में गंभीर चोटें आने के कारण निरंजन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। माता जी चाची हमें लगती है हमारी ये। जब मैं खाना खा रहा था उसको पहुंची, हाथ में कटा हुआ था, यहाँ से बोली के यहाँ से मेरे नैना मार दिया, मैं नैना मार दिया, किसने मार दिया? मेघ सामने काट दिया बिल्कुल। हमें यहाँ पे तो उनको गाड़ी लेके इधर फरार हो चुका था। असम में आओ में तो ये कोई वैसे आपसे लड़ाई झगड़ा हो ये ना है मौके पर ना है। किन कितनों बार झगड़ा? हाँ मैं ये दो करिए ना भाई। मेघश्याम और निरंजन। हाँ वो क्या बात हुई? अरे आपसे में मार कोटा हुई है, जो गड़सा है कभी तक का काट पीट हुई सर। मौत हुई है किसी की? मौत निरंजन की। फिर वो दोनों आरोपी कहाँ है? आरोपी वे भाग गए दोनों। औरैया के आवास विकास इलाके में कई दिनों से खुले पड़े सीवर चैम्बर में गौवंश गिर गया। ये घटना गौरैया तालाब के पास हुई, जहां पर स्थानीय लोगों ने आवास विकास प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड और गौरक्षक टीम ने मिलकर गौवंश को बड़ी मशक्कत के बाद चैम्बर से बाहर निकाला। थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। रोडी से लदा एक ट्रक अचानक कमानी टूटने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया।
सड़क किनारे सो रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए और रेडी के नीचे दब गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला ये हुआ, ट्रक के बराबर में ये सो रहे थे। ट्रक बराबर में था वो, और रोडी उनके ऊपर पलट गई और दोनों हमारे ये बंदे दब गए उसके नीचे। मौके पे ये दब गए हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। आज सुबह करीब 7 बजे ये खबरा रोड पर कुछ रोड बनने का कार्य चल रहा था। उसमें एक ट्रक में रोड बनाने के लिए गिट्टी भर के आई हुई थी, जो कि ट्रक को बैक करते समय उसकी कमानी टूटने के कारण सारा वजन जो है एक ही तरफ आ गया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया। वहाँ मौजूद 4 व्यक्ति जो कि उसी रोड बनाने में कार्य कर रहे थे, जिसमें वे दब गए, जिसमें से 2 को सकुशल बाहर निकाला गया, उनकी कोई इंजरी नहीं है और 2 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। ये दोनों ही लोग थाना डिवाई के गांव रहीम कोट के रहने वाले हैं। उनके परिजन मौके पर हैं। शवों को पंचायतनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वर्तमान में प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा था कि सो रहे थे जिस समय घटना हुई। हाँ, ये जब ट्रक जो वापस हो रहा था, बैक हो रहा था, तो ये वहीं पर मौजूद थे, बैठे थे या सो रहे थे। अभी खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना कोतवाली खुरावली क्षेत्र के आजपुरा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। बीती रात घर में सो रहे एक दलित परिवार के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे कि पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई है। दीवार के साथ 3 शेड भी नीचे आ गिरा। मलबे में 6 लोग दब गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्राधिकरण का पीला पंजा गर्जा। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले इस शहर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है और ये कार्रवाई सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण हटाकर लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। अधिकारियों के अनुसार कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर शक्तिनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन ली। शक्तिनगर वाराणसी मुख्य मार्ग पर कोयला लदे एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार 20 वर्षीय युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती बैडन से इलाज कराकर अपने घर लौट रही थी, तभी यह भीषण हादसा हुआ। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कक्षा 9 की छात्रा की मौत हो गई। घटना कोतवाली स्याना क्षेत्र के गांव वेगाराव के शनिदेव मंदिर के पास खानपुर रोड की है, जहां पर स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत सीएससी स्याना में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के डेंगुरे गांव की है। होली के मौके पर मायके से आई पत्नी को पति ने फोन कर घर से दूर खेत पर बुलाया और डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पति फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि विवाद और प्रेम प्रसंग के शक के कारण वो हत्या कर बैठा। हत्या वाले दिन पुलिस ने चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत आरोपी की बाइक का चालान किया था। रेखा देवी, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, जो पूरे डूंगरपुर थाना क्षेत्र गौरीगंज की रहने वाली थी। इनकी डेड बॉडी 16 तारीख को इनके गांव से करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में मिली थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन कराया गया था। परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को वर्कआउट करने तथा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें लगाई गई थी, जिसमें स्वाट, सर्विलांस और थाने की टीमें थी। अमेठी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक पति ही अपनी पत्नी का कातिल बन बैठा। गौरीगंज क्षेत्र के डेंगुर गांव में होली के मौके पर मायके आई महिला को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार आए दिन विवाद होता रहता था। इसी शक ने एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। आरोपी ने पहले से योजना बनाकर अपनी पत्नी को फोन कर घर से दूर सुनसान खेत में बुलाया और फिर लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और सबूत मिटाने की कोशिश में मोबाइल और सिम तक को जला डाला। लेकिन पुलिस की सतर्कता और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई कार्रवाई इस केस में अहम कड़ी साबित हुई। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। कासगंज जनपद में अवैध असलहों के प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में एक युवक द्वारा तमंचा राइफल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को स्टोरी के रूप में साझा किया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वायरल वीडियो सहावर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मोहनपुर का बताया जा रहा है। युवक की पहचान राहुल सैनी के रूप में की गई है, जिसके फेसबुक अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो बनाकर और साझा कर कुछ युवक अपने क्षेत्र में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गाजीपुर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। डीएसओ अनंत प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। गाजीपुर में एलपीजी के अवैध भंडारण और गलत इस्तेमाल के चलते जिले के 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। टीम ने छापेमारी में 3 घरों में रखे 73 कमर्शियल 10 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए हैं, जिनका अवैध भंडारण किया गया। डीएसओ ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण करने वाले 5 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई है। डीएसओ की अगुवाई में टीम ने जिले के ईशोपुर, हथड़ा, कुस्की गांव में छापेमारी की। डीएसओ का दावा है कि ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
हम लोग लगातार जो है एलपीजी की कहीं पर अगर दुरुपयोग हो रहा हो उसके लिए हमने टीमें बना रखी हैं, टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। इस श्रृंखला में कल भी हमने 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 एफआईआर लिखाई थी जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे, और आज भी हम लोगों ने 4 बड़ी कार्रवाइयां की हैं, 4 जगह एफआईआर निकाली है। बुलंदशहर के अनूपशहर तहसील क्षेत्र में जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने कुकिंग गैस की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा है। एसडीएम अनूपशहर प्रियंका गोयल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान आहार इंडियन ग्रामीण गैस एजेंसी पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आए कि एजेंसी के स्टॉक से 14 किलो के 291 और 5 किलो के 49 गैस सिलेंडर गायब है। जब टीम ने एजेंसी संचालक से घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की बिक्री से जुड़े दस्तावेज मांगे तो वह कोई संतोषजनक रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनूपशहर तहसील में आहार बांगर इंडियन गैस वितरक है एजेंसी, उसमें छापेमारी की गई। एसडीएम अनूपशहर, सप्लाई इंस्पेक्टर अनूपशहर, एआरओ अनूपशहर, ये तीनों लोग गए थे। वहाँ पर जांच की गई। जांच में स्टॉक में उसके 291 14.2 केजी के सिलेंडर्स घरेलू वो कम मिले, 5 केजी के सिलेंडर कम मिले, उसमें कमर्शियल और घरेलू दोनों ही 15 और 34 कम मिले। ऐसी दशा में ये माना गया कि इसके द्वारा ये बेच दिया गया है। कोई कागज़ वो प्रस्तुत नहीं कर पाए कि इसको इन्होंने कहाँ लगाया है। नहीं देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।